हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा पीआरटी या पेपर 1 के लिए रीट के लिए ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा नहीं है। यानी पर्यावरण अध्ययन अधिगम का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है आवश्यकता का सिद्धांत, तो ये पर्यावरण अध्ययन अधिगम का सिद्धांत है। उपयोगिता का सिद्धांत भी है। सी है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, यानी ईवीएस जो है जीवन से संबंधित होती है। तो ये सभी क्या है, ये पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है। यहाँ पे उद्देश्य पूछा है विज्ञान शिक्षण का, यानी कि विज्ञान को जो पढ़ाया जाता है उसका वांछित उद्देश्य क्या है। तो विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों, इनको अनुप्रयोगों को जानना, बिल्कुल ये चीज़ तो है। यानी विज्ञान के तथ्यों को जानना, उसके सिद्धांतों को जानना और उसके प्रयोगों को समझना। बी है प्राकृतिक जिज्ञासा, यानी कि नेचुरल जो जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ के प्रति वो पैदा करना, ये बिल्कुल ठीक है। सौंदर्यपरकता यानी उसमें सुधार करना, ये भी ठीक है। अनुभूति यानी उसको फिर अंदर से महसूस करना, ये भी ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता, यानी कि ये भी क्या है, ये एक तरीके से उस कार्य के प्रति एक लगन, सृजनशील होना, यानी कि लगन से कार्य करना। तो ये सारी चीज़ें विज्ञान शिक्षण के वांछित उद्देश्यों में हैं। सी ऑप्शन है आपका ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना, ये भी एक विज्ञान का शिक्षण का उद्देश्य है। विज्ञान शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी है कि आदमी ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से और सहयोग के साथ मूल्यों को क्या करे, आत्मसात करे। तो सभी इसके जो है विज्ञान शिक्षण के वांछित उद्देश्य हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन है, परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान होते हैं। यहाँ पे योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि की बात हो रही है, तो इसमें कितने सोपान होते हैं। तो ए ऑप्शन है 4, बी 8, सी 3, डी 6, यानी 6 सोपान होते हैं इसमें, जो वीडियो के लास्ट में 6 सोपान बताए जाएंगे आपके लिए। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत इनमें से किस में प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसमें कन्फ्यूज होते हैं बच्चे, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। विशिष्ट से सामान्य ये होता है आगमन विधि में, जबकि अगर सामान्य से विशिष्ट वो कहता तो वो होता है निगमन विधि में। तो यहाँ पे दिया गया विशिष्ट से सामान्य आगमन विधि में होता है, या फिर जो है सूत्र से या नियम से सामान्य की तरफ जो आंसर हल की तरफ जाया जाता है, तो ये भी आगमन विधि में होता है। तो विश्लेषण, शोधन विधि, संश्लेषण विधि, इनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आगमन और निगमन विधि का इनमें लेना देना है। अगर यहाँ पर निगमन विधि भी दी गई होती तो बच्चा कन्फ्यूज हो जाता, जबकि यहाँ पर आगमन विधि दी गई है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि विशिष्ट सामान्य आगमन विधि आप लग जाएगा। कन्फ्यूज करने के लिए जब दोनों विधियाँ दी जाती हैं, आगमन विधि और निगमन, तब क्या है, जब एग्जाम देने वाले जो बच्चे होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे एक ही विधि दी गई आगमन विधि, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 विधियों से इसका कोई लेना देना नहीं है इस सिद्धांत का। 5वां क्वेश्चन है, छोटी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका पूछा पर्यावरण शिक्षण की कक्षा में, यानी कि विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए, बच्चों की रुचि उत्पन्न हो ईवीएस की कक्षा में, तो उस बच्चों की रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा तरीका होना चाहिए। आगमन, बी मनोरंजक एवं खेल संबंधी, सी रटने का, डी निगमन का। तो निगमन और आगमन ये जो विधियां हैं ये प्राइमरी लेवल पर ये क्या है, रुचि उत्पन्न नहीं करती ये। और सी जो है ये रटने का, ये तो बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है प्राथमिक लेवल पर, ये तो बाद के लेवल पर भी अच्छा तरीका नहीं है रटने का। तो ये तो जहाँ भी आ जाए आपको ज़्यादातर ये तो ऑप्शन कट में जाता है, ये होता नहीं है, गलती होता है ऑप्शन रटने वाला। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि मनोरंजन और खेल संबंधी। यहाँ पे क्या है, ईवीएस में जो अधिकतर कार्य होते हैं, जो शिक्षण जो स्थायी होता है वो अधिकतर ऑब्जर्वेशन, आकलन द्वारा या प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही जो है अधिकतम ईवीएस की कक्षाओं में सीखा जाता है। तो खेल विधि या मनोरंजन विधि इसके शिक्षण के लिए, पढ़ाने के लिए या फिर रुचि उत्पन्न करने के लिए सबसे बेहतर क्या है, तरीका है। 6 क्वेश्चन है आपका, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता क्या है। यहाँ पे कल भी इस क्वेश्चन आया था इस टाइप का मैथ पेडागोजी में, तो वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे वैधता, विश्वसनीयता और वास्तुनिष्ठता। तो जबकि यहाँ पर जो विशेषता दी गई हैं वहाँ पे 2 विशेषता दी गई हैं, वैधता और विश्वसनीयता। तो ए और बी दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके सही, जबकि विस्तृतता ये किसी भी पेपर की विशेषता नहीं है, व्यापकता या विस्तृतता। ठीक है, तो ये वैधता, विश्वसनीयता 2 विशेषताएं दी गई हैं, ये अच्छे प्रश्न पत्र की दोनों ही विशेषताएँ हैं।
सातवां क्वेश्चन है कौन सी प्रक्षेपित सामग्री है, यानी कि जिसको एक जगह पर फिक्स करके उसके दूसरी जगह पर जो हम जो देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं, उस प्रक्षेपित सामग्री। बुलेटिन बोर्ड, बी है OHP, सी है प्रतिमान और डी है फ्लैनल बोर्ड। तो यहाँ पे OHP जो है यानी ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है ये प्रक्षेपित सामग्री है। यहाँ पर इसके द्वारा क्या है, बड़े पर्दे पर एक छोटी मशीन से बड़े पर्दे पर चीज़ें दिखाई जाती हैं, ये प्रक्षेपित की जाती हैं। आठवां क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को देखने के लिए, यानी कि पर्यावरण से अध्ययन के कक्षा में क्या शिक्षण किया जा रहा है, उसी समय विद्यार्थियों की उपलब्धियों को अध्यापक देखता है। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस आकलन सूचन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इन उपलब्धियों को देखने के लिए या जानने के लिए किसका उपयोग नहीं करना चाहिए निम्नलिखित में से। ठीक है, यानी एक अध्यापक क्या है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण कर रहा है कक्षा के अंदर और वो बच्चों की क्या उपलब्धियों को देखना चाहता है, तो उसके लिए उसे कौन सी विधि का उपयोग नहीं करना है। नीचे दी गई विधियों में से ए है अवलोकन द्वारा, ये तो बिल्कुल ठीक है, अवलोकन तो करना चाहिए शिक्षक को, ये तो प्रत्येक विषय की कक्षा में शिक्षण के दौरान अवलोकन करना चाहिए, चर्चा भी करनी चाहिए, ये भी ठीक है। सी प्रयोग भी करना चाहिए, सब्जेक्ट यानी कि उससे रिलेटेड जो होते हैं, जो विषय है उससे संबंधित प्रयोग भी एक अध्यापक को शिक्षण के दौरान करने चाहिए। जबकि उपचारात्मक शिक्षण जो है एक विशिष्टता को जो है बच्चे के उपचार करने के लिए किया जाता है, तो ये उस कक्षा के दौरान या शिक्षण के दौरान ये नहीं किया जाता। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण करना, इसका प्रयोग उपलब्धियों को देखने के लिए शिक्षण के दौरान नहीं करना चाहिए एक शिक्षक को। नवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। अच्छे शिक्षण की विशेषता पूछे यहाँ पे। शिक्षण तो प्रत्येक अध्यापक का प्रमुख कार्य है, तो ये तो बिल्कुल दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए कि विशेषता इनमें से कौन सी शिक्षण की नहीं है। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, ये बिल्कुल एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाला क्वेश्चन है, इसमें सीखना भी ज़रूरी है एक अध्यापक के लिए कि तो शिक्षण है वो क्रिया पर आधारित होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी बेस होना चाहिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक्टिविटी करानी चाहिए बच्चों को, ये चाहे वो किसी भी विषय का शिक्षण हो। बी अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, ये भी बिल्कुल एक टीचर को बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ है, यानी कि एक लोकतंत्र में क्या है, जिस तरह से लोकतंत्र में प्रत्येक का समान अधिकार होता है, ऐसे बच्चे का कक्षा के अंदर जो है समान बोलने का पूरा अधिकार होना चाहिए ताकि बच्चा अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सके। तो एक लोकतांत्रिक इन्वायरमेंट शिक्षण के दौरान क्रिएट करना, ये भी अध्यापक का एक विशेषता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, ये बिल्कुल गलत हो गया है, यानी कि जब मूल्य खत्म हो जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। डी है अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यानी कि अच्छा जो शिक्षण होता है वो एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके शिक्षण किया जाता है और एक सुव्यवस्थित तरीके से, एक निश्चित सुव्यवस्थित तरीके से, एक सुव्यवस्थित यानी कि एक व्यवस्था करके एक स्टेप बाय स्टेप को किया जाता है और जो एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया जाता है, तो ये भी एक अच्छे शिक्षण की विशेषता है। तो विशेषता नहीं है इनमें से सी, यानी सी आपका राइट आंसर है, ये विशेषता नहीं है। 10वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसमें क्या है, प्रयास व ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया जो नियम है प्रयास एवं त्रुटि का नियम, इससे संबंधित जो नियम नहीं है वो यहाँ पे बताना है। तो प्रयास और त्रुटि के नियम में तत्परता का नियम भी आता है, यानी कि जितना अधिक तत्पर होगा इतना अधिक सीखेगा। अभ्यास का नियम भी आता है, यानी कि बार बार किसी चीज़ को करेंगे तो गलतियाँ कम होंगी और क्या है उसमें चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, अच्छी चीज़ें जो यानी कि जो सही है वो याद हो जाएगा और गलतियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी अभ्यास करने से। फिर भाव का नियम, यानी कि जो चीज़ हमें जिसको जो भी सीखना या जो भी शिक्षा या जो भी चीज़ें हमें कुछ अधिक प्रभावित करती हैं उनको हम ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बेहतर तरीके से स्थायी तरीके से सीखते हैं, तो फिर भाव का नियम। जबकि पुनर्बलन का नियम यहाँ पे प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में ये नहीं देगा, यानी थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है इसके और भी कई नाम है पर यहाँ पे देगा है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, तो इसमें प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में क्या पुनर्बलन का नियम नहीं दिया गया है। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, वहाँ पे पूछा था पिछले क्वेश्चन में प्रक्षेपित क्या थी, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, यहाँ पे पूछा है अप्रक्षेपित यानी जो प्रक्षेपित नहीं है, तो यहाँ पे क्या फिल्म स्ट्रिप ये क्या प्रक्षेपित है, ये भी सी चित्र विस्तारक यंत्र यानी एपिडाइस्कोप ये भी क्या है, ये भी प्रक्षेपित है। और स्लाइड जो होती है ये भी प्रक्षेपित सामग्री, जबकि चार्ट जो होता है इसको केवल देखा जाता है, ये देखने वाली सामग्री है, ठीक है, दृश्य सामग्री इसको बोल सकते हैं हम। तो चार्ट यहाँ पे दृश्य सामग्री है ना कि अप्रक्षेपित सामग्री, तो यह राइट आंसर होगा आपका बी।
12वां क्वेश्चन आपका, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? यानी कि पर्यावरण जो शिक्षा है, यानी ईवीएस की जो शिक्षा दी जा रही है उसमें क्या है, एक समूह चर्चा की जाती है, ठीक है। तो उससे संबंधित कौन सी विधि है? ठीक है, भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह क्या है, यहाँ पे समूह चर्चा की कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ में भूमिका निर्वाह में सभी अपना अपना कार्य करें, जो कार्य जिसको मिला है वो अपना कार्य कर रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है, तो यहाँ पे चर्चा की कोई बात नहीं हो रही। व्याख्यान में भी चर्चा की कोई बात नहीं हो रही। एक कोई भी टीचर है वो अपनी व्याख्या करता है किसी भी चीज़ की, उसको समझाता है बच्चों को, बाकी सब अपने सुनते हैं, तो इसमें भी किसी चर्चा की बात नहीं है। वर्णन करना, ये भी एक व्याख्यान की तरह ही है, यानी किसी वर्णन करना किसी चीज़ का, उसको उसके डिटेल में शुरू से एंड तक उसको बताना, तो ये भी, इसमें भी किसी तरीके की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पे। जबकि विचार गोष्ठी जो विधि है, यानी विचारों का आदान प्रदान, यहाँ पे क्या है, चर्चा हो रही है, तो ये चर्चा से संबंधित विधि है। पर्यावरण शिक्षा के लिए सामूहिक चर्चा से संबंधित विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी। 13वां क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है ये, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीसीई यानी हिंदी में बोले तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये यहाँ पे पूछा है कि इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य पूछा है यहाँ पे सीसीई का। ए, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। बी, विद्यालय में उपस्थिति के दौरान समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। सी है, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना। डी है, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो पहला ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे पहले ऑप्शन में आया यानी कि प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। बाकी जो बी ऑप्शन में है रुचि का मूल्यांकन करना, सी ऑप्शन में है बालक के ज्ञान का बोध का मूल्यांकन करना, डी ऑप्शन में है बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना, यानी एक अलग अलग पार्टिकुलर पार्ट्स हैं उनका मूल्यांकन करना है तीन ऑप्शन में। जबकि पहले ऑप्शन में क्या है, प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें सारे ही पहलू आ गए, तो ए ऑप्शन बेहतर ऑप्शन है सबसे, तो ये ही इसका राइट आंसर होगा। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं जो क्वेश्चन आया था आपका, यानी कि परियोजना विधि के कितने क्या है वो बताए थे ना, कितने पार्ट्स है, कितने पूछा था पिछले, तो वहाँ पे 6 उसके बताए थे। एक है परिस्थिति, सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न करना। परियोजना विधि में क्या, सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, ठीक है, ये ऐसी परिस्थिति जिसमें उससे किसी पार्टिकुलर विषय को या योजना बना करके सीखा जा सके। बी है, दो है परियोजना कार्य का चुनाव करना। फिर क्या है, जो परियोजना, जिस कार्य के बारे में परियोजना बनाई गई है उसका चुनाव करना, ठीक है। फिर सबसे पहले क्या, हमको परिस्थिति ऐसी उत्पन्न करनी, यानी इन्वायरमेंट इज बेस्ट, सबसे पहले इन्वायरमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। औपचारिक वातावरण बोलते हैं जिसको, जैसे स्कूल हो गया बच्चे के लिए औपचारिक वातावरण, उसमें कहाँ है, वहाँ पर इन्वायरमेंट परिस्थिति क्रिएट की जाती है बच्चे को शिक्षित करने के लिए, अधिगम करने के लिए, अधिगम प्राप्त करने के लिए बच्चे के लिए। तो दूसरा है परियोजना कार्य का चुनाव करना। अब यहाँ पे कार्य का चुनाव किया जा रहा है दूसरे में। तीसरे में क्या है, फिर कार्यक्रम बनाना, चुनाव करने के बाद फिर कार्यक्रम बनाना के आगे क्या करना है। फिर चौथे में, चौथा क्या है, कार्यक्रम के क्रियान्वित करना, फिर उसको क्या क्रियान्वित यानी व्यवस्थित करना इस तरीके से। फिर पांचवा क्या, कार्य का मूल्यांकन करना, फिर उस कार्य को मूल्यांकन किया जाता है। फिर छठे में क्या किया जाता है, कार्य का फिर लेखा जोखा भी रखा जाता है। तो ये 6 जो है ये परियोजना विधि के क्या है, ये भाग हैं यहाँ पे, या फिर उद्देश्य हम कह सकते हैं।